पूरे विश्व को कई बार विविध युद्धों के कारण आर्थिक और सामाजिक तौर पे हमने झगड़ते हुए देखा है। इन दिनों इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि इन दो गुटों में युद्ध की यह पहली बार नहीं है, लेकिन 2014 के बाद इस युद्ध की तीव्रता सारे विश्व को चिंता में डाल रही है। 2014 में ये दो गट 50 दिनों के लिए एक दूसरे के साथ लड़े थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध के पीछे का क्या इतिहास है और क्यों ये दो गट एक दूसरे के साथ बार बार लड़ते झगड़ते हैं। मित्रों, ये समस्या बहुत समय से चलती आ रही है। विश्व के यहूदी लोग इस जगह को अपना जन्म स्थान और अपना घर मानते हैं, लेकिन इन्हीं यहूदियों को कई बार इस जगह से निष्कासित किया गया था। दूसरी ओर फलस्तीनी लोगों का यह कहना है कि इस जगह के हम मूल निवासी हैं और सदियों से हम यही बसे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह हमारी जमीन है। दशकों पहले जब रोमन साम्राज्य ने अपना विस्तार किया तो रोमनों ने यह जगह जीतकर यहाँ पे राज्य किया था। इसी के कारण यहाँ के यहूदी लोग अपना गुजारा करने के लिए विश्व के अलग अलग देशों में बस गए। इस घटना को एक्सोडस के नाम से भी जाना जाता है। आशियाई, अमेरिकी और यूरोप के बहुत सारे देशों में यहूदियों ने अपनी पीढ़ियों को बढ़ाया और बचाया भी। यहूदियों के लिए यूरोप और अमेरिका के देशों में उन दिनों एक शब्द काफी प्रचलित हुआ था। वह शब्द था एंटीसेमिटिज्म, यानी कि हिब्रू भाषा बोलने वाला एक समुदाय जो धर्म विरोधी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों को फंसाने में काफी माहिर है। सामान्य लोगों की इसी धारणा के चलते यहूदियों को अपनी पहचान छुपाने की पाबंदी थी। यूरोप के देशों में जो यहूदी फौज में काम करते थे, उन्हें अपने यूनिफॉर्म पे एक सितारा लगाना पड़ता था ताकि उनकी पहचान जल्द से जल्द हो जाए। उस सितारे को डेविड स्टार के नाम से जाना जाता था, और जो यहूदी ऐसा नहीं करते थे उन्हें हर देश में अलग अलग शिक्षा का प्रावधान था। वर्तमान इजराइल की कल्पना थियोडोर हर्जल नाम के व्यक्ति की थी। 1860 में जन्मे थियोडोर ने वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफी काम किया था, लेकिन एंटीसेमिटिज्म के चलते वह वियना छोड़ के फ्रांस में आके बस गए। 1890 में रशिया और फ्रांस का युद्ध हुआ और इस युद्ध में फ्रांस की हार हो गई। जब फ्रांस के गवर्नमेंट ने अपनी इस हार की समीक्षा की तो उन्होंने एल्फर्ट ड्रेफस नाम के यहूदी अधिकारी को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उनका इस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराना योग्य या अयोग्य यह चर्चा का मुद्दा था। हर्जल ने इस स्टोरी को एक जर्नलिस्ट के तौर पे कवर किया और इस घटना के चलते उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमें हमारा खुद का राष्ट्र या राज्य बसाना जरूरी है, नहीं तो हमें यानी यहूदियों को बार बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। इसी विचार के अधीन होकर उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने स्विट्जरलैंड में 1897 में एकत्र आए हुए यहूदियों के साथ जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जायनिस्ट इस शब्द का अर्थ हिब्रू में स्वर्ग था। इस संगठन का काम ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को एकत्र कर कर अपने देश के सपने को साकार करना था। आगे चलते पूरे विश्व से यहूदियों ने इस संगठन को आर्थिक मदद तो की ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन 1904 में दुर्भाग्यवश हर्जल का मृत्यु होता है और जिंदा रहते हुए अपना अलग देश का सपना हर्जल पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जायनिस्ट कांग्रेस की पक्की नींव हर्जल के इस अधूरे सपने को पूरा करने में जुट जाती है। उन दिनों यहूदियों के जमीन पर ओटोमन साम्राज्य खड़ा था। अपने अलग देश के सपने को पूरा करने का पहला मौका यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध में मिलता है। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम ब्रिटेन को इस युद्ध में सहायता करते हैं तो ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देगा और हमारी जमीन हमें मिल जाएगी। इसीलिए यहूदियों ने ब्रिटेन के साथ बाल्फोर समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत ब्रिटेन युद्ध में अपनी जीत के बाद यहूदियों को अपना अलग देश निर्माण करने में सहायता करेगा, लेकिन साथ साथ ब्रिटेन ने फ्रांस को भी फलस्तीन का हिस्सा देने का वादा किया था। स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन की युद्ध में जीतने की यह चालाकी थी और इसके तहत उन्होंने यहूदी और फ्रांस को अपने साथ ले लिया। और युद्ध में हुआ भी कुछ ऐसा ही। ब्रिटेन ने युद्ध को अपने सहयोगी देशों के साथ जीत लिया, लेकिन यहूदियों को अलग देश देने में ब्रिटेन असफल रहा। समझौते के मजबूरी के चलते ब्रिटेन ने यहूदियों को उनकी जमीन पर फिर से बस जाने में मदद की और कुछ सुविधाओं का भी उन्होंने इंतजाम कर दिया। यहूदियों को फिर से इस जमीन पर आते हुआ देखकर फलस्तीनी लोग और यहूदियों में काफी संघर्ष हुआ।
यहाँ पर ब्रिटेन ने फ़लस्तीनियों को शांत रखने के लिए यहूदियों की माइग्रेशन एक लिमिटेड संख्या तक ही होगी और उसके बाद यहूदी यहाँ नहीं बस सकते ऐसा ऐलान कर दिया। इसके चलते कुछ समय के लिए फ़लस्तीनी लोग शांत रहे, लेकिन अगले कुछ सालों में उन्होंने फिर से संघर्ष करना शुरू किया। दूसरी ओर 1933 में हिटलर जब सत्ता में आया तो उसने बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार करना शुरू किया। लगभग 60 लाख यहूदियों को उसने मौत के घाट उतार दिया और दुख की बात यह है कि इस 60 लाख में लगभग 15 से 17 लाख बच्चे थे। हिटलर का नरसंहार यहूदियों को अपने जन्मभूमि में वापस ले जाने में सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। 1933 के बाद बड़े पैमाने पर यहूदियों ने अपनी जमीन पर स्थलांतर किया। यहूदियों को अपनी जमीन पर वापस आते देख फ़लस्तीनी और गुस्सा हो गए और यहूदी और उनके बीच का संघर्ष चरम सीमा पे पहुंच गया। दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन को जो इस जगह पे राज्य कर रहे थे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस दो गठों का संघर्ष अभी उनको संभाला नहीं जा रहा है। उसी दौरान नवनिर्वाचित यूनाइटेड नेशंस में ब्रिटेन ने यह समस्या रखी और इससे मार्ग निकालने की विनती की। 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित करके फ़लस्तीन का भूभाग दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ यहूदी और दूसरी तरफ फ़लस्तीनी लोग। यह रचना उन्होंने की। यहूदियों ने उनकी इस बात को तुरंत मान्य करके अपने हिस्से को इजराइल नाम से जाना जाए ऐसी घोषणा की, लेकिन यहूदियों की इस हरकत का जवाब सीरिया, लीबिया, इराक जैसे राष्ट्रों ने उनके खिलाफ युद्ध करके दिया। आगे सऊदी अरब और यमन भी इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ लड़े। असल में इन राष्ट्रों का इजराइल के खिलाफ लड़ना उनके खुद के स्वार्थ के लिए था। वह भी फ़लस्तीन की ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़पने में जुट गए थे। एक वर्ष की युद्ध विराम के बाद 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे दी, लेकिन उसके बाद भी इजराइल पे हमले होते रहे। 1967 में अरब देशों ने इजराइल पे हमला किया, लेकिन इजराइल ने यह युद्ध सिर्फ 6 दिनों में जीतकर फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा अपने साथ रख दिया और साथ साथ यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। बस यही बात अरब देशों को और फ़लस्तीनियों को रास नहीं आई और इसके चलते बार बार इजराइल पे हमले होने शुरू हो गए। ऐसे युद्ध का नतीजा यही हो रहा है कि एक तरफ से इजराइल अपनी जमीन बढ़ाता गया और अरब देश इजराइल पे हमला करके जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि फ़लस्तीनी लोग धीरे धीरे अपने ही राष्ट्र से बेदखल हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द पहुंचे। साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।